आज के इस वीडियो को रेलवे के एनटीपीसी प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा और इसमें आपको जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा 5 जनवरी 2021 में पूछा गया। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जिन लोगों को मैथ्स में अगर कोई चैप्टर पढ़ना है तो मैंने आपको पूरा कंप्लीट पढ़ा दिया। अगर आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो 21 दिन 21 मैराथन के नाम से प्लेलिस्ट बनी है। आप वहां से जाकर के जो चैप्टर आपको पढ़ना आप वहां से पढ़ सकते हैं। देखिए, मैंने आपको बहुत गजब पढ़ाया है। पूरे यूट्यूब में सर्च कर लेंगे तो कोई नहीं पढ़ाया होगा इस तरह से। ये मेरा आपसे वादा है कि जैसा कि मैंने आपको 21 दिन 21 मैराथन वाली क्लास दी है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लोग उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो 5 जनवरी 2021 को पूछा गया। प्रश्न नंबर पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया और शिफ्ट वाइज हम लोग सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर पहला देखा जाए, अब देखिए क्या कहा गया, क्लास 90 से 120 और क्लास 120 से 150 के वर्ग अंकों का योग आपसे पूछा गया। ये क्या, देखिए ये क्या होता है, वर्ग अंकों का योग। इसका मतलब क्या होता है, अगर कोई क्लास है, देखिए इस प्रश्न को मैं चाहता तो डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व करा दे रहा हूँ, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि ये प्रश्न आपको पूरी तरह से समझ में आए। तो इसके लिए मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ताकि आपको प्रश्न पूरी तरह से समझ में आ जाए। अगर मैं मान लूँ, देखिए इसको हम लोग और नाम से भी जानते हैं, क्लास मार्क्स नाम से जानते हैं, मिड पॉइंट के नाम से जानते हैं, एवरेज के नाम से भी जानते हैं। आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। यानी ये जो कहा गया है इसको हम लोग वर्ग अंक बोलें, क्लास मार्क्स बोलें, या फिर मिड पॉइंट बोल सकते हैं, या एवरेज के नाम से भी हम लोग जानते हैं। क्लियर है। अगर मैं मान लूँ कि कोई क्लास चल रही है, कोई क्लास चल रही है, एक्स्ट्रा बता रहा हूँ बट इसी से रिलेटेड है, इसी से रिलेटेड बता रहा हूँ, ठीक है। अगर कोई क्लास चल रही तो और जो इसमें छात्रों की संख्या ये कहाँ से कहाँ तक है, ये 30 से 60 तक है। कोई दूसरी क्लास है और जो इसमें देखेंगे तो स्टूडेंट्स इनकी जो संख्या 60 से कितना है, ये 90 है। कोई तीसरी क्लास है, अब इसमें देखेंगे तो छात्रों की संख्या कितना है, 90 से कितना दिया गया, 120 दिया गया है। अगर ये इस तरह से दिया गया है तो हम लोग देखिए, अब एक पॉइंट देखिए यहाँ से, जो इसमें मिनिमम होता है इसको हम लोग लोअर लिमिट बोलते हैं और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपर लिमिट बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपर लिमिट बोलते हैं। तो यहाँ से अगर आप इसको लिखना चाहे तो इसको हम लोग लोअर लिमिट बोलते हैं और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपर लिमिट बोलते हैं। इसको हम लोग अपर लिमिट बोलते हैं। आप चाहे तो यहाँ से लिख सकते हैं, अपर लिमिट हम लोग इससे बोलते हैं। अभी देखिए इसको मैंने बताया कि जब भी ऐसे मिले तो इसको हम लोग चाहे तो मिड पॉइंट के नाम से जानते हैं, या फिर एवरेज के नाम से जानते हैं, या क्लास मार्क्स के नाम से भी जानते हैं। तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला अगर बात करेंगे आप यहाँ से लिख सकते हैं क्लास मार्क्स, ऐसे आप लिख लीजिएगा, ठीक है। या एवरेज लिख सकते हैं, या इसको हम लोग एवरेज भी बोल सकते हैं एक तरह से। तो इसको करना कि आपको यहाँ से लिखेंगे अपर लिमिट, लिखेंगे अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, आप लिखेंगे लोअर लिमिट, और बटा कितना कर देंगे, ये 2 कर देंगे। क्लियर है। यही आपको करना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। यही आपको करना है। अब देखेंगे अपर लिमिट का मतलब 120 रखेंगे और यहाँ पे कितना रखेंगे, 90, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो हम लोग यहीं पे डायरेक्ट इन दोनों को जोड़ ले रहे हैं। कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 200 कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। 210 का करना कि आपको आधा करना है। अगर आप 210 का आधा करेंगे तो इन दोनों का जो मिड पॉइंट है, इन दोनों का जो मिड पॉइंट है वो कितना आ जाएगा, 105 है। या इन दोनों का जो एवरेज है वो कितना आ जाएगा, 105 आ जाएगा। या इन दोनों का जो क्लास मार्क्स है ये कितना आ जाएगा, 105 है। यही है और कुछ भी नहीं है, बट इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी अलग लिखा है, लेकिन इस प्रश्न का मतलब यही है। ये मैंने मान लिया इस तरह से, ये क्या कोई क्लास के हैं, यानी इसमें इतने यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। अब मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। इतने ही बताने से आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा करना क्या। अब देखिए पूछा कि 90 से 120 और ये क्या दिया गया, 120 से 150 के वर्ग के अंकों का योग। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, इनका क्लास मार्क निकालेंगे, या मिड पॉइंट निकालेंगे, या एवरेज निकालेंगे। ये माइनस नहीं दिया, ये यहाँ से यहाँ तक दिया गया, ठीक है। माइनस का ये साइन नहीं है। अब देखिए करना क्या, मैंने क्या बताया आपको, इन दोनों को जोड़ेंगे, यही तो मैंने बताया, इन दोनों को जोड़ करके आधा करेंगे। अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 200, आप कहेंगे 210 मिलेगा। 210 का आपको आधा करना है
और इनके अंकों का क्या पूछा है, योग। इसका योग निकालेंगे और इसका, इन दोनों को फिर क्या करेंगे, ऐड करना होगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 270। अब इसका आधा आपको करना है। अगर देखिए मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो ये कितना मिलेगा, 105 मिलेगा, और ये कितना मिलेगा, 135। अब इन दोनों की क्या पूछा गया, योग पूछा गया, तो अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 240। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन देखिए इसका मैच करे। देखिए मैं आपको ये एक्स्ट्रा बताया ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। एक पॉइंट और अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा कि इसको हम लोग यहाँ से जो मैं बोल भी चुका हूँ आपको कि मिड पॉइंट, क्लास मार्क या एवरेज के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है। और ये देखेंगे ऐसे क्वेश्चन आप देखेंगे तो क्लास 9 में आपको देखने को मिलेंगे, जो रेलवे के एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया। क्लास 9 का ये प्रश्न है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 2 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको दिया गया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एक विकर्ण की लंबाई दी गई 16 सेंटीमीटर और पूछा कि भुजा की लंबाई आपसे पूछी गई। समचतुर्भुज क्या होता है, यहाँ पे मैं बनाता रहा हूँ। वैसे मैं आपको मेंसुरेशन में 2D में मैंने आपको पढ़ाया था कि समचतुर्भुज किसे कहते हैं। ठीक है, अगर आप स्क्वायर को थोड़ा सा प्रेस कर देंगे तो समचतुर्भुज बनेगा। ये देखिए मैंने समचतुर्भुज बना दिया। अब इसका एरिया दिया गया और इसके एक विकर्ण की माप दी गई है, तो आपको करना है कि आपसे ये पूछेगी इसकी साइड बताइए। इसकी क्या करना, आपको साइड बताना है कि भुजा की लंबाई कितनी होगी, आप ये बता दीजिए। तो कैसे बताएंगे मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आप यहाँ से लिख सकते हैं। आप यहाँ से लिख लीजिएगा, समचतुर्भुज का एरिया बराबर क्या होता है, आप बताएंगे 1/2 विकर्णों का गुणनफल। यानी ये जो विकर्ण है और ये वाला जो विकर्ण है, इन दोनों का क्या होता है, गुणनफल होता है, दोनों विकर्णों का गुणनफल। तो d1 इंटू क्या होता है, ये d2 होता है। यही तो होता है फार्मूला, ये फार्मूला होता है। अब देखेंगे एरिया दिया गया, एरिया कितना दिया गया, 96 दिया गया, तो 96 आप रखेंगे और 1 कितना दिया गया, 2। ये d1 का मान कितना दिया गया, आप चाहे तो यहाँ पे रख सकते हैं 16 रख सकते हैं, या d2 का ही मान रख लीजिए, इसको 16 रख लीजिए, कोई फर्क नहीं है। चाहे आप इसको पहला मान इस तरह से कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए करना क्या, आपको यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे, 16 × 96 और 6 दूना कितना हो जाएगा, 12। यानी जो d2 यानी दूसरा विकर्ण कितना आ गया, यहाँ से 12 सेंटीमीटर आ गया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, एक विकर्ण की माप कितना है, लंबाई 16 है और दूसरे विकर्ण की लंबाई कितना है, 12। अगर मैं मान लो ये बड़ा वाला विकर्ण कितना हो जाएगा, ये 16 सेंटीमीटर। अगर ये 16 सेंटीमीटर हो गया और ये कितना हो गया, ये आप बताएंगे कि 12 सेंटीमीटर। जहां पे ये दोनों एक दूसरे को मतलब ये काटते हैं, ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी ये विकर्ण बराबर ये वाला विकर्ण होता है, ये वाला विकर्ण बराबर ये वाला विकर्ण होता है। यानी ये विकर्ण आपस में बराबर होते हैं और ये विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। अगर इसकी टोटल लंबाई 16 है तो ये वाली कितनी होगी, 8 होगी और ये भी 8 होगी। अब इसकी टोटल लंबाई कितना, 12 है, तो ये वाली लंबाई 6 होगी और ये वाली भी कितना होगी, 6 होगी। मैं लिख नहीं रहा हूं बट यहां से देखिए। अब मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, इसको देखिए जो मैं ये बना रहा हूं, इसको देखेंगे तो आपको ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, आप कहेंगे हाँ सर ये ट्रायंगल दिख रहा है। अगर ये ट्रायंगल दिख रहा है तो इसकी सबसे बड़ी भुजा क्या होगी, हाइपोटेनियस, यानी कर्ण जिसे हम लोग बोलते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। या ट्रिपलेट देखेंगे, अगर आप ट्रिपलेट के फॉर्मेट में देखेंगे, यहां से ये कितना है, ये 8 है और ये कितना है, 6 है। ठीक है, अगर आप ट्रिपलेट के फॉर्म में देखेंगे तो एक ट्रिपलेट आपको दिखता होगा 3, 4, 5 का, दिखता है कि नहीं दिखता है। आप कहेंगे हाँ सर लेकिन यहाँ से ट्रिपलेट नहीं लग रहा, ये ट्रिपलेट नहीं मिलेगा। तो हम लोग करेंगे यहाँ से निकालेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या करेंगे, आप यहाँ से लिख लेंगे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। जो स्क्वायर है मैंने इधर कर दिया अंडर रूट, इसका स्क्वायर करेंगे 64 मिलेगा और इसका स्क्वायर करेंगे 36 मिलेगा। ठीक है, इसका स्क्वायर 64 मैंने करके लिख दिया और इसका स्क्वायर मैंने कितना कर दिया, 36 यहाँ पे करके लिख दिया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने करीब 2 स्टेप गैप कर दिया है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 100 मिलेगा। जब ये कड़ी से फ्री होगा तो इसका मान कितना मिलेगा, 10 सेंटीमीटर। आप बता सकते हैं कि ये जो साइड है ये कितना आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर। और समचतुर्भुज की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, क्योंकि ये वर्ग को हम लोग प्रेस करके ही वर्ग जो है उस वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं और वर्ग को हल्का सा प्रेस करके ही हम लोग क्या बनाते हैं, समचतुर्भुज बनाते हैं।
क्लियर हुआ? तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है? 10 सेंटीमीटर। डी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? 10 पुस्तकों का प्राइस दिया गया है 560 रुपये। 56 पुस्तकों का प्राइस आपसे पूछा गया कितना होगा? अगर आप देखेंगे ये 10 पुस्तक का प्राइस इतना है, तो एक पुस्तक का प्राइस पता करने के लिए ये 0 से 0 कट जाएगा, यानी 10 से डिवाइड करेंगे तो 56 रुपये। अगर एक पुस्तक का प्राइस 56 रुपये, तो आपसे पूछा गया 56 पुस्तकों का, तो 56 का क्या करेंगे आप? स्क्वायर कर लेंगे और आपको क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, इतना रुपया बनेगा। अब देखेंगे अगर आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे, देखिए मुझे पता है कि यानी 50 का स्क्वायर कितना होता है? आप बताएंगे सर 2500 होता है, तो जाहिर सी बात है 2500 होता है, और ये इससे यानी 56 का स्क्वायर क्या होगा? 2500 से बड़ा होगा, और 2500 से बड़ा देखेंगे सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है और कोई नहीं दिख रहा है। अगर 56 का आपको स्क्वायर याद नहीं है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, बाकी आप इसको, वैसे तो मुझे याद है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो आप, जैसे मैं मान लो कि आपको याद नहीं है तो कैसे करेंगे इसको? देखिए मैंने आपको बताया था, इसका स्क्वायर करेंगे 36 लिखेंगे, 6 का स्क्वायर 36, इन दोनों का गुणा करेंगे, 5 6 का 30 और 2 कितना हो जाएगा? 5 दूना 30, दूना कितना हो जाएगा? 60 हो गया। 60 में 3 जोड़ेंगे तो 63 मिलेगा। हासिल मेरे पास कितना बचा? 6 बचा है। 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना? 25 हो गया। 25 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये आप बताएंगे कि 31 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग जो इसे ब्रेक करते हैं ए प्लस बी के फार्मूले, यानी इसके स्क्वायर के फार्मूले के अकॉर्डिंग ब्रेक करते हैं। बाकी अगर आप स्क्वायर और क्यूब याद कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है, आपको इस फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं लगेगा। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करें? स्क्वायर निकालें। ठीक है, तो आपको फार्मूला क्या करना होगा हर हाल में, आपको स्क्वायर और क्यूब कम से कम आपको देखेंगे तो 50-60 तक आपको याद ही रहना चाहिए। 60 तक अगर याद हो जाए तो और बेहतर है, और जो क्यूब है वो कम से कम 30 तक आपको याद रहना चाहिए। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? समान ऊंचाई की 2 दीवारें, यानी जो 2 दीवारें हैं, समान ऊंचाई की 2 दीवारें एक सड़क के दूसरी ओर है, जो 100 मीटर चौड़ी सड़क पर एक बिंदु पर 2 सीढ़ियां 2 दीवारों के साथ इस तरह से हैं कि वे बिंदुओं से ऊंचाई के 2 कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री पर इंगित करती है, तो सीढ़ी की लंबाई आपसे पूछी गई कितनी होगी? जो लंबी सीढ़ी है उसकी लंबाई आपसे पूछी गई। देखिए इस प्रश्न का मतलब क्या है मैं आपको बता रहा हूं फिगर बना के। ये जो 4 लाइन लिखी है इसका मतलब क्या है, सबसे पहले हम ये जानते हैं। अगर आप देखेंगे तो जो दीवारें हैं, कहा गया कि नहीं समान ऊंचाई की 2 दीवारें, ये मैं मान लो ये पहली दीवार है और ये दूसरी दीवार है, इनके जो लंबाई है ये क्या इक्वल है, और इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है वो कितना दिया गया? 100 मीटर है। यहां से यहां के बीच की दूरी कितना? 100 मीटर है। अब ये कहा गया कि एक पॉइंट से 2 सीढ़ियों को 2 दीवारों के साथ इस तरह से किया गया कि एक के साथ 60 डिग्री का और दूसरे के साथ क्या किया? 30 डिग्री का कोण। अगर मैं मान लो यहां से ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से देखेंगे अगर एक दीवार की बात करेंगे तो पहली दीवार के साथ ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है? ये आप बताएंगे सर 30 डिग्री का बना रहा और 60 डिग्री का बना रहा। इस तरह से मैंने बना लिया। क्लियर है? अब देखेंगे यहां से ये कितना हो जाएगा? ये कितना डिग्री का कोण बना रहा है? आप बताएंगे सर 30 डिग्री का कोण बना रहा है। और ये कितने डिग्री का बना रहा है? ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है। जैसे आप क्या करेंगे, इस पॉइंट से अगर दूर से देखेंगे तो कोण उतना ही क्या होगा? कम बनेगा। जितने आप इसके समीप से देखेंगे तो आंखें आपको ऊपर करके देखनी होगी कि नहीं देखनी होगी? तो आंखें आपको ऊपर करके देखनी होगी, तो उतना ही ज्यादा डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, मैंने क्या बताया एक बार आपको फिर से बोलो, जितनी आप दूर से देखेंगे कोण उतना ही कम बनेगा, जितना आप समीप से देखेंगे तो आपको क्या करना होगा? आंखें ऊपर कर, यानी कह सकते कि फेस ऊपर करके देखना होगा, तो उतना ही ज्यादा डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, जैसे आप समीप आएंगे और क्या होगा? ये कोण बढ़ता हुआ चला जाएगा। इतनी क्लियर हुआ? ये 30 डिग्री का हो गया और ये 60 डिग्री का हो गया। देखिए मैंने आपको जब हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर पढ़ाया था तो एक पॉइंट आपको बताया था, आपको याद होगा तो बहुत बेहतर है। मैंने एक पॉइंट आपको बताया था कि अगर ये
ये मैं मान लूँ इस तरह से, ये कितने डिग्री का कोण बन रहा है, ये 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो मैंने आपको यहाँ से देखिए लंब, आधार और ये जो कर्ण है इसके बीच में कुछ रिलेशन बताया था। आप कहेंगे हाँ सर बताया था। जब भी अगर 30 डिग्री का कोण बनेगा तो जो इसका आधार है ये कितना हो जाएगा, इतना, और ये जो लंब है ये कितना होता है, ये 1 होता है और ये 2 होता है। ये तो 30 डिग्री बनेगा उसकी कंडीशन में। अगर मैं मान लूँ कि ये कितना 60 डिग्री का कोण बनेगा तो इसके लिए मैंने कंडीशन आपको लिखवाई थी, जो रेशियो मैंने आपको बताया था। प्लेलिस्ट बनी है, आप चाहे तो देख सकते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर को पूरा देख सकते हैं, ठीक है। 60 वाली डिग्री में अगर बात करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि ये कितना, इसके सामने की भुजा जो कड़ी में 3 होती है और ये 1 होता है और ये कितना होता है, 2 होता है कि नहीं होता है। इसकी जरूरत पड़ेगी इसलिए मैंने इसको यहाँ पे बता दिया है। क्लियर है। अब देखिए इसके बाद कहा कि इन दोनों की हाइट जो है वो क्या समान कहा गया है। अब यहाँ से अगर 30 वाले की मैं देखूं, इस वाले ट्रायंगल को अगर मैं देखूं तो जो मान यहाँ पे होता है हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, कड़ी में कितना होता है 3 होता है और ये कितना होता है, ये 1 होता है और ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब 60 की बात करेंगे तो ये जो हो जाएगा यहाँ से परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये कितना होता है 60 की बात करेंगे तो 60 की बात अगर करेंगे तो इसके सामने का ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्लियर है। और ये क्या हो जाएगा, कर्ण कितना होता है, ये 2 होता है और जो इसका आधार ये 1 होता है। क्लियर है। लेकिन अगर आप प्रश्न की पहली लाइन को पढ़ेंगे तो यहां से देखिए क्या कहा गया, समान ऊंचाई वाले 2 दीवारें, यानी ये जो दीवार ये वाली और ये वाली दीवार, इनकी जो ऊंचाई है क्या समान है, प्रश्न में ऐसा कहा गया है। लेकिन यहाँ पे ये दोनों समान है क्या, आप कहेंगे ये सर समान नहीं है। तो समान करने के लिए मैं क्या करूं, इसमें क्या कर दूं, अगर कड़ी 3 का गुणा कर दूं। अब ये देखिए 1 का तो कोई मतलब ही नहीं होता। अब ये भी कड़ी में 3 और ये भी कड़ी में 3, अब इनकी जो हाइट है वो क्या हो गई, समान हो गई। देखिए अगर इस वाले में बात करेंगे, इस वाले ट्रायंगल में अगर मैंने इसमें इस रेशियो में कड़ी 3 का गुणा किया तो मुझे क्या करना होगा, इसमें भी कड़ी 3 का गुणा करना होगा और इसमें भी क्या करना होगा, कड़ी 3 का गुणा करना, जो यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है। अब यहाँ से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जब कड़ी में 3 और कड़ी में 3 का गुणा करते हैं तो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा और ये यहाँ से यहाँ तक कितना दिया गया, 1 दिया गया। तो टोटल यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, आप बताएंगे सर 4 यूनिट हो जाएगा। और 4 यूनिट का मान दिया गया कितना, दोनों के बीच की दूरी कितना है, जो सड़क है वो 100 मीटर चौड़ी है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है 100 मीटर। लेकिन यहाँ से 4 यूनिट का मान कितना दिया गया, 100 यूनिट। 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट का मान पता चलेगा, 1 यूनिट का मान पता चल गया। प्रश्न में ये कहा गया कि जो लंबी सीढ़ी है, लंबी सीढ़ी की लंबाई आपसे पूछी गई, तो इन दोनों में देखिए कौन लंबी है, आप बताएंगे सर ये वाली लंबी है, क्योंकि इसका मान देखेंगे इससे ज्यादा है। ये तो 2 है और ये 2 कड़ी में 3 है, जाहिर सी बात यही बड़ा है कि नहीं बड़ा है। तो इसका ला करके क्या करना होगा आपको, इसमें मल्टीपल करना होगा। इसको डिवाइड करेंगे, ये 25 बार में कटेगा, 25 दूना कितना हो जाएगा 50, तो 50 कड़ी में कितना मिलेगा, ये 3 मिलेगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मुझे लगता है कि कुछ लोगों को नहीं समझ में आया होगा, तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि देखिए मैंने आपको हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर पढ़ा दिया है, प्लेलिस्ट भी बनी है, आप वहां से जाकर के हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर पूरा कंप्लीट आप पढ़ सकते हैं। जितना मैंने पढ़ा दिया अगर आपने उतना ही पढ़ लिया तो एग्जाम में क्या होगा, उससे बाहर नहीं पूछेगा एनटीपीसी में। ठीक है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 5 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, एक निश्चित त्रिभुज की भुजाएं नीचे दी गई हैं, उस त्रिभुज की पहचान कीजिए जो एक समकोण त्रिभुज है। समकोण यानी राइट एंगल ट्रायंगल की पहचान क्या होती है, ट्रिपलेट बनता है। राइट एंगल की पहचान क्या होती है, जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें ट्रिपलेट बनता है। क्या आपने कभी ऐसा ट्रिपलेट पढ़ा है क्या, 4 5 7 का ट्रिपलेट पढ़ा है क्या, आप कहेंगे नहीं पढ़ा। अगर ये समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि ट्रिपलेट बनेगा, और आपने ऐसा कभी भी ट्रिपलेट नहीं पढ़ा, 4 5 7 का कभी भी ट्रिपलेट आपने नहीं पढ़ा। क्या ये ट्रिपलेट पढ़ा है क्या आपने, आप कहेंगे कि नहीं सर ये ट्रिपलेट हम लोग नहीं पढ़े, तो ये क्या हो गया, रिजेक्ट। 4 5 6 का भी आपने ट्रिपलेट नहीं पढ़ा होगा। अब यहां से देखिए 5 5 6 का भी आपने ट्रिपलेट नहीं पढ़ा है। 7 24 25 का ट्रिपलेट आपने पढ़ा होगा, ये ट्रिपलेट देखिए होता है 7 24 25। ठीक है। ये जो सबसे बड़ी भुजा होती है, यानी जो सबसे बड़ा है, ये क्या होता है, कर्ण होता है, और ये लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। इस तरह से होता है कि नहीं होता है। यानी ये ट्रिपलेट आपको दिख रहा है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल इससे बन सकता है। तो डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही है।
बस आपसे ये इसमें प्रश्न में पूछा गया कि आप राइट एंगल ट्रायंगल की पहचान कैसे करेंगे। अगर ट्रिपलेट बनेगा तो वो क्या होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अगला प्रश्न देखा जाए। देखिए इसमें मैं अगर आपको कुछ और बताऊं तो जैसे मैंने बना दिया ये राइट एंगल ट्रायंगल, यही तो होता है ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है। इसमें होता क्या, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अगर आप यहाँ से लिखेंगे तो जो कर्ण है इसे हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं। तो जो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस इनके स्क्वायर के क्या होता है, वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ से अगर मैं यहाँ से क्या लिख दूँ, परपेंडिकुलर लिख दूँ, यानी पी का स्क्वायर हो जाएगा और बेस यानी आधार, तो यहाँ से आप लिखेंगे आधार को हम लोग बी का स्क्वायर कर दे रहे हैं, ठीक है। इसको हम लोग हाइपोटेनियस बोल सकते हैं, ये होता है। अगर आप इसमें रख के चेक करेंगे तो ये इसको फॉलो करेगा, ये कड़ हो जाएगा, यानी 25 का स्क्वायर करेंगे, फिर 7 का स्क्वायर करके देखेंगे, फिर 24 का स्क्वायर करके देखेंगे, तो ये सब क्या होंगे, आपस में इक्वल आपको मिलेंगे। यही क्या होता है, कह सकते पाइथागोरस प्रमेय होती है जो ट्रिपलेट बनता है। अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 35 व्यक्ति एक कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं, लेकिन 6 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद उनका नियोक्ता चाहता है, यानी कह सकते हैं जो ठेकेदार है वो चाहता है। नियोक्ता का मतलब जो उनको नियुक्त किया है काम पर, यानी ठेकेदार एक तरह से कह सकते हैं, चाहता है कि काम कुल 16 दिन में पूरा हो जाए। समय सीमा को पूरा करने के लिए कितने और श्रमिकों को नियोजित करना होगा, आपसे ये पूछा है। यानी जो पहले से व्यक्ति काम कर रहे हैं और ये कार्य चाह रहा है कि 16 दिन में समाप्त, 24 दिन में समाप्त ना होकर के चाह रहा है कि 16 दिन में कार्य समाप्त हो, और ये लोग 6 दिन तक कर चुके हैं। तो ये कहा गया कितने और व्यक्ति लाना होगा ताकि कार्य 16 दिन में पूरा समाप्त हो जाए। मुझे लगता है कि आपको समझ में नहीं आया होगा। इसका सलूशन तो देखेंगे सिर्फ एक लाइन का है। इस प्रश्न का सलूशन सिर्फ एक लाइन का, जितना ये बड़ा क्वेश्चन है सलूशन उतना ही छोटा है, लेकिन एक लाइन के पीछे का मुझे लॉजिक बताना होगा कि कैसे क्या होगा, ठीक है। तो मैं आपको इस प्रश्न को समझा रहा हूं। आप एग्जाम में ऐसे नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट एक लाइन में करेंगे, बट मुझे समझाना होगा कि एक लाइन के पीछे लॉजिक क्या है। अगर देखेंगे, मैं मान लो कि ये कोई कार है, ये क्या है, ये कोई कार है, यहां से यहां तक कोई कार है। अगर इस कार के अंदर कितने व्यक्ति लगा दिए जाए, 35 व्यक्ति लगा दिए जाए, यानी 35 आदमी अगर इसके अंदर में कार्य पे लगा दो, तो ये लोग इस कार्य को 24 दिन में करने के लिए कह रहे हैं। इस कार्य को कितने दिन में करने के लिए कह रहे हैं, ये लोग 24 दिन में करने के लिए कह रहे हैं। लेकिन हुआ ये कि इन्होंने क्या किया, ये जो 35 लोग हैं इन्होंने क्या किया, 6 दिन तक कार्य किए। तो 6 दिन में हम लोग मान लें कि कुछ कार्य काम किए होंगे, 6 दिन में ये लोग इतना काम किए। अब जो ठेकेदार है, अब ये चाह रहा है कि जो कार्य मेरा कितने दिन में समाप्त हो, 16 दिन में समाप्त हो, और ये 6 दिन तक ये लोग कर चुके, यहाँ से यहाँ तक 6 दिन तक कर चुके हैं। ये चाह रहा है कि ये जो कार्य है टोटल पूरा कितने दिन में समाप्त हो, 16 दिन में। तो इसके अंदर जाहिर सी बात है कि अगर यही लोग करेंगे तो ये लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनसे करवाए तो इनकी कैपेसिटी 24 दिन में करेंगे, 6 दिन तक कर चुके हैं, तो ये 16 दिन में तो नहीं कर पाएंगे। तो इसने ये सोचा कि इसके अंदर क्या कर दिया, कुछ और श्रमिक डाल दिया, यानी श्रमिक को ला करके डाल दिया, यानी कुछ और श्रमिक क्या कर दिया, बढ़ा दिया। इसकी संख्या हम लोग x मान रहे, बढ़ा दिया। अब ये कार्य को क्या कर लिया, नियोजित, यानी जो कार्य को समय सीमा पर पूरा करने के लिए कितने श्रमिक की और आवश्यकता पड़ेगी, यानी 16 दिन में कार्य करवाना है। देखिए 6 दिन कर चुके, 6 दिन बीत हो चुका है, यानी ये कार्य कितने दिन में करवाना है, 10 दिन में करवाना है। कितने दिन में करवाना है, ये 10 दिन में करवाना है। क्लियर है, 10 दिन में करवाना है। अब इसको देखिए कैसे करेंगे, मैं बता रहा हूं। अगर ये कार्य 10 दिन में करवाना है, अगर मैं इन 35 व्यक्ति से ही करवाऊं तो कितने दिन में करेंगे ये वाला कार्य, क्योंकि 6 दिन तक कर चुके हैं और कितने दिन तक का ठेका लिए थे, 24 दिन तक का ठेका लिए थे। अगर मैं 35 व्यक्ति से ही कराऊं तो ये लोग इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, आप बताएंगे। इसमें से इसको घटाइए, जब इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 18 दिन में। क्लियर है, 18 दिन में ये लोग करेंगे, 18 डे। अगर ये काम देखिए, ये वाला काम जो अगर 35 व्यक्ति से कराऊं तो 18 दिन में करेंगे, 35 प्लस x व्यक्ति से कराऊं तो ये लोग 10 दिन में करेंगे। तो मुझे करना कि x का मान बताना है कितना होगा। अब ये देखिए एक लाइन के पीछे का ये क्या लॉजिक है, काम देखिए सेम है। अगर 35 व्यक्ति से कराऊं तो 18 दिन में करेंगे, आप यहां से लिखेंगे 35 × 18 लिखेंगे बराबर
काम बराबर है इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहां से बराबर करेंगे। 35 व्यक्ति प्लस x व्यक्ति इस कार्य को कितने 10 दिन में करने के लिए 10 दिन में करेंगे। ठीक है, 10 दिन में ये समाप्त कर दें। चूंकि 16 दिन का पूरा ठेका लिया, 10 दिन यहाँ हो गया, 6 दिन यहाँ पे हो गया, 16 दिन हो गया पूरा। अब इसका कैलकुलेशन अगर आप करेंगे तो देखिए 5 से कट रहा है, चाहे तो काट सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, 5 7 35 हो गया, 5 दूना 10, इसको काटेंगे ये 9 बार में ये कटेगा तो ये कितना मिलेगा, 9 7 कितना मिलेगा, ये 63 मिलेगा। 63 में ये आके इधर घटेगा, जब घटाएंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 28 आपको मिलेगा। यानी कितने अतिरिक्त व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, आप बताएंगे कि 35 अतिरिक्त व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। वैसे सॉल्यूशन तो देखिए सिर्फ एक लाइन में, सॉल्यूशन क्या सिर्फ एक लाइन में, इसको इधर से घटा देंगे आपका 28 आ जाएगा। लेकिन इस एक लाइन को समझाने के लिए मुझे ये फिगर बना के समझाना पड़ा ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। क्लियर है। अगला प्रश्न देखा जाए। देखिए कौन सा ऑप्शन का मैच कर रहा है, बी वाला मैच कर रहा है। प्रश्न नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि sin 2a और 2 sin a तो a का मान पूछा गया, a का मान कितना डिग्री होगा। ये देखेंगे तो आपको फार्मूला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, आप कहेंगे हाँ सर ये फार्मूला दिख रहा है। अब देखिए sin 2a का फार्मूला क्या होता है, अगर आप इसका फार्मूला लिखेंगे तो 2 sin a इंटू cos a होता है। 2 sin a इंटू क्या हो जाएगा, ये cos a हो जाएगा। ये इसका फार्मूला होता है, sin 2a का फार्मूला होता है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। क्लियर है। अब इसके इक्वल देखेंगे तो क्या दिया गया, 2 sin a दिया गया, 2 sin a दिया गया। 2 sin a से 2 sin a कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये cos a बराबर इधर कितना बचेगा, 1। अब ये चेक करिए कि cos वाले सेक्शन में जा करके cos कितने डिग्री का मान 1 होता है। आप बताएंगे सर cos वाले अगर सेक्शन में जाके चेक करेंगे तो cos 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। cos 0 का मान क्या होता है, ये cos 0 का मान क्या होता है, आप बताएंगे सर cos 0 डिग्री का मान 1 होता है। तो यहां से आप a का मान बता सकते हैं कि a का मान कितना आ जाएगा, 0 डिग्री आएगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 0 डिग्री। तो सी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। अब देखिए प्रश्न नंबर 8 में ये इस तरह से दिया गया, आपसे पूछा कि a और b का मान कितना होगा। सबसे पहले देखेंगे अगर आप इसकी कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, यानी ये जो चीज है इससे क्या करेंगे, ऊपर नीचे आप गुणा करेंगे। जब ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये वाली देखिए, ये जो साइन है ये क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो 5 आप लिखेंगे और 2 प्लस में अब हो जाएगा, ये +7 हो जाएगा बटे ये 1 हो जाएगा। अब यहां से अगर देखेंगे तो 5 और ये करड़ी में 2 -7। अब इसकी अल्टरनेट साइन से आप क्या करते हैं, ऊपर नीचे गुणा करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा करड़ी में 2 +7। ठीक है, बराबर आप क्या लिखेंगे, a√2 लिखेंगे और ये b लिखेंगे। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको फार्मूले के रूप में दिख रहा है, a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर का फॉर्मेट आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर आप इसको जब करेंगे तो एक ब्रैकेट में a प्लस b होता है और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है, a माइनस b होता है। यानी ये देखिए इस तरह से करें, ये चीज आपको दिख रही है, इस फॉर्मेट में आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, आपको यहाँ सर दिख रहा है। तो इसका मान क्या होता है, इतना होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, यही तो करेंगे। एक इसका मान इसके बराबर होता है कि नहीं, तो हम लोग यहाँ पे करेंगे। अगर आप पहले का स्क्वायर करेंगे तो ये 5 का स्क्वायर 25 होगा और √2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 मिलेगा। तो 25 गुना कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, ये 50 आपको मिलेगा। अब देखिए इसका स्क्वायर करें यानी बी वाले का स्क्वायर करेंगे तो बी का स्क्वायर कितना मिलेगा, आप बताएंगे 7 7 49। जब इन दोनों को घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 1। यानी इस पूरे का बटा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। वैसे एक लाइन बढ़ाने की जरूरत नहीं है, बट मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 2 हो जाएगा +7 बराबर a हो जाएगा √2 + b। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कंपेरिजन करके a और b का मान बता सकते हैं कि कितना आएगा। तो यहाँ से जब कंपेयर करेंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और जब कंपेयर करेंगे तो b बराबर कितना आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन का मैच कर रहा है, 5 और 7, 5 7 बी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक बेलन एवं एक शंकु की एक ही आधार त्रिज्या और समान ऊंचाई के हैं। यानी जो बेलन की त्रिज्या और जो बेलन की त्रिज्या जो ऊंचाई है
वही ऊंचाई और जो त्रिज्या क्या शंकु की भी है, दोनों की त्रिज्या और ऊंचाई क्या है, समान है। तो बेलन के आयतन और शंकु के आयतन में आपसे पूछा क्या, अनुपात पूछा गया। तो आप यहां से लिखेंगे क्या कहा गया, बेलन के आयतन का शंकु के आयतन से पूछा गया। तो शंकु वाले से क्या करेंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे आयतन से। तो यहां से आपको पता है कि बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, आप यहां से लिख लीजिए। यानी जो सिलेंडर है, सिलेंडर का आयतन यानी वॉल्यूम आप लिखेंगे तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। यही तो सिलेंडर का आयतन होता है। अब इससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो इनके बीच में रेशो आएगा। तो चाहे तो आप ऐसे कर सकते हैं, आप यहां से लिखेंगे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन वॉल्यूम आप लिख सकते हैं, ठीक है, वॉल्यूम आप लिख सकते हैं। अब इसका आयतन कितना होता है आप बताएंगे, 1/3 होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई आर स्क्वायर एच से ये कट जाएगा और 3 पलट के कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो 3/1, 3/1 को ही आप क्या बोल सकते हैं, 3:1 बोल सकते हैं। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 3:1। पहला ऑप्शन इसका मैच कर। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 50,000 है। यदि शहर की जनसंख्या में सालाना 4% की वृद्धि होती है, 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी, आपसे ये पूछा गया। देखिए इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको परसेंटेज चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ। अगर आप मेरी मैराथन वाली क्लास देखेंगे, जो प्लेलिस्ट बनी है 21 दिन 21 मैराथन वाली, तो उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले ये जो 4% की वृद्धि हो रही है, अगर मैं परसेंटेज हटाऊंगा तो कितना मिलेगा, 4/100। जो बटा 100 मिलेगा, फिर ऊपर 4 है नीचे 100, जब काटेंगे तो कितना मिलेगा, 1/25 मिलेगा। अगर हम लोग मान लें कि पहले वर्ष में जनसंख्या ये है, तो अगले साल बढ़कर जनसंख्या यानी 1 की वृद्धि होगी, तो जनसंख्या बढ़कर कितनी हो जाएगी, 26 हो जाएगी। पहले जनसंख्या 25 थी, अगर इसमें 4% की वृद्धि का मतलब 1 की वृद्धि हुई तो बढ़कर के 26, और जो नीचे वाला इसको ऐसे ही आप लिख लेंगे। क्लियर है, 1 साल में इतने की वृद्धि होगी। अब जितने साल बाद पूछेगा उतना ही बार क्या करना, आपको ये चीज लिखनी होगी। 2 साल बाद पूछे तो इस स्टेप को यानी इस प्रोसेस को क्या करेंगे, आप 2 बार लिखेंगे। तो पहले जो वर्तमान जनसंख्या दी गई आप इसको लिखिए, इसको क्या करेंगे आप, 2 साल बाद पूछा है ना, 2 साल बाद पूछा है तो इसको आप 2 बार लिखेंगे, तो 26/25 आप लिखेंगे बस। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे और आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए अगर आप कैलकुलेशन से बचना चाहते हैं तो आप ये चेक करिए कि कौन सा ऑप्शन इसके अंदर, देखिए 13 छुपा है, तो कौन सा ऑप्शन है जो 13 से कट रहा है, ठीक है। यानी जब 26 का मल्टीपल करेंगे तो जो भी आएगा इसको डिवाइड करने के बाद, तो वो जो भी आएगा वो 13 का क्या होना चाहिए, मल्टीपल। अगर 26 से गुणा करेंगे तो वो जाहिर सी बात है कि 13 का यानी 26 के अंदर 13 क्या है, छिपा हुआ है, तो 13 से कटना चाहिए। आप ऐसे पता कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन 13 से कट रहा है, इस तरह से भी कर सकते हैं, या दूसरा तरीका है बाकी इसका आप कैलकुलेशन करके भी बता सकते हैं, या आप ऐसे कर सकते हैं कि ठीक है, या कैलकुलेशन ही कर लीजिए। ये 25 चौको कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 1 25 से काटेंगे, 25 चौको कितना हो जाएगा, 100 मिलेगा। अब यहां से देखेंगे तो 26 यानी 26 का स्क्वायर की बात करेंगे तो कितना होता है, 676 होता है। ये आपको पता है कि नहीं। अब देखिए यहां से कितना मिलेगा, 16×5 80 हो जाएगा, 16×5 80। 80 का जब इसमें मल्टीपल करेंगे तो 0 मिलेगा, 8 8 छक्का 48 हो गया, 8 छक्का 48, 8 7 56, 56 4 कितना हो जाएगा, 60। यानी देखिए 0 8 देखिए किस में दिख रहा है, पी वाले में दिख रहा है और किसी में नहीं दिख रहा है। 0 8 0 सिर्फ इसी में दिख रहा है और किसी में नहीं दिख रहा। आगे आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। ये आप 13 का मल्टीपल चेक कर सकते थे कि कौन सा ऑप्शन 13 से कट रहा है, जो कटेगा वही इसका क्या जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 11 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है जब एक सूत्र का अपना प्रतीकात्मक अर्थ होता है। अब ये पूछा गया है कि ये देखिए ए राशि दिया गया, पी क्या मूलधन दिया गया, और ये एसआई क्या साधारण ब्याज है। तो इनमें रिलेशन क्या होता है आपको ये बताना। अगर आप इनमें रिलेशन देखेंगे तो ये जो राशि है मतलब क्या हो जाएगा, ये मिश्रधन दिया गया, यानी अमाउंट दिया गया, मिश्रधन दिया गया। तो आपको पता है कि जब भी हम लोग अगर प्रिंसिपल जो मूलधन है, जो प्रिंसिपल है, अगर इसमें हम लोग ब्याज जोड़ते हैं
ठीक है। अगर हम लोग मूलधन में ब्याज जोड़ते हैं तो हमको क्या मिलता है, मिश्रधन मिलता है, जिससे हम लोग इंग्लिश में अमाउंट बोलते हैं। ये रिलेशन देखिए किस में दिख रहा है आप बताएंगे। ये रिलेशन देखिए पहले वाले में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पहले वाले में दिख रहा है, तो इसका पहला ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आपको आपसे यही कहा ये जो चिन्ह दिए गए इसका क्या करना, सूत्र में लिखना है, तो ये सूत्र बनता है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 13 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, दो संख्याओं का एचसीएफ दिया गया और एलसीएम दिया गया है। यदि संख्याओं में से एक संख्या इतनी तो दूसरी संख्या आपसे पूछी गई कितनी होगी। देखिए एक फार्मूला आपको पता है, वैसे मैं चाहता तो डायरेक्ट कर सकता हूं, लेकिन यहाँ पे एक बार लिख दे रहा हूं, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम इंटू क्या होता है, ये एचसीएफ होता है। ये आपको पता है, नहीं पता है तो एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर में मैंने आपको पढ़ा दिया है, प्लेलिस्ट बनी है, आप वहां से जाकर के चेक कर लीजिए। एक संख्या दी गई और दूसरी संख्या पूछी गई है, तो दूसरी संख्या यानी एक संख्या दी गई, इससे क्या हो जाएगा कि डिवाइड हो जाएगा 45। आंसर कुछ इस फॉर्मेट में दिया गया है, तो मैं ऐसे ही फॉर्मेट में लिख रहा हूं, ठीक है। अब यहां से देखेंगे तो एलसीएम कितना दिया गया, 225 इंटू 15। देखिए कौन सा ऑप्शन ऐसा दिख रहा है, 225 इंटू 15, 225 इंटू 15 हो गया, और नीचे कितना है 45, तो डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 14 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि एक गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो नए गोले का आयतन मूल गोले के आयतन से अनुपात आपसे पूछा गया। जो नए गोले का आयतन है मूल गोले के आयतन से अनुपात पूछा गया। देखिए गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है आप बताएंगे, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, यही तो होता है। अब देखेंगे दोनों गोले में ये चीजें कांस्टेंट है, 4/3 और जो पाई, ये दोनों में क्या कांस्टेंट है। अगर इसको नहीं लिखेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा। हम लोग मान लें कि जो पुराना गोला है उसकी जो त्रिज्या कितना आर मान रहे हैं, तो आप यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से आप लिखेंगे न्यू लिखेंगे और यहाँ से आप ओल्ड गोला आप लिखेंगे। अब यहाँ से 4/3 पाई लिखेंगे, 4/3 पाई लिखेंगे, फिर इनके बीच में रेशो लगाएंगे तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा, तो लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर हम लोग मान लें जो पुराना गोला है इसकी रेडियस कितना आर ही मान रहे हैं, तो ये आर का क्यूब हो जाएगा। और जो नया वाला है वो क्या है, इसका जो नया वाला एक गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए, यानी अब इसकी जो नया वाला गोला इसकी रेडियस क्या कर दे, इस वाले से दोगुना कर दिए। अगर इसकी रेडियस दोगुना कर देंगे तो 2r हो जाएगा। तो यहां से आप क्या करेंगे, 2r का क्या करेंगे, आप क्यूब करेंगे। जब 2r का क्यूब करेंगे तो कितना मिलेगा, ये 8r क्यूब मिलेगा। r क्यूब से r क्यूब कट जाएगा तो 8/1, यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 8/1। तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 16 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 2 से 12 तक की संख्याओं का कौन सा अंश भाज्य संख्याएं, आपसे ये पूछा है। नंबर छोटे तो हम लोग डायरेक्ट बता सकते हैं कौन सी संख्याएं भाज्य होगी, इसकी और यहां तक बताना, 2 से 12 तक आपको बताना जो भाज्य है। अगर देखेंगे तो 2 से यानी 12 तक आपको बताना है, तो 2 तो काउंट नहीं करेंगे, 3 क्या अभाज्य संख्या है, 4 क्या एक भाज्य संख्या, 5 क्या अभाज्य संख्या है, 6 क्या है भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटे, ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य संख्याएं बोलते हैं। फिर क्या करेंगे आप, 7 तो लेंगे नहीं, 8 हो गया, फिर 10 हो गया, फिर इसके बाद देखिए 9 भी मिलेगा, 9 भी आप लिखेंगे, फिर 10 हो गया, फिर इसके बाद आप 12 लिखेंगे। तो टोटल कितने नंबर हो गए आप बताएंगे, टोटल सर 6 3 यानी कितने हो गए 6, टोटल 6 नंबर हो गए। लेकिन इसका पूछा अंश के रूप में पूछा गया। यहां से देखिए अगर देखेंगे एक तो काउंट नहीं किया है, तो अगर मैं 1 से काउंट करूंगा तो यहां से यहां तक टोटल कितनी संख्या होंगी 12। लेकिन आपको 1 वाला काउंट नहीं करना, 1 छोड़ देना है, तो यहां से यहां संख्याएं कितनी 11, टोटल संख्याएं 11 हैं। अब 11 में से देखेंगे तो 6 संख्याएं क्या भाज्य है, तो 6 आप ऊपर लिखेंगे। बस ऐसा ही करना है, आपको कुछ और नहीं करना है। यही क्या कह सकते कि 11 संख्याओं में से 6 संख्याएं क्या भाज्य है, यानी ये अंश के रूप में पूछा तो आप ऐसे लिखेंगे। तो पहला ऑप्शन इसका मैच कर। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 17 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, देखिए प्रश्न नंबर 17 में ये इस तरह से दिया गया और ये प्रश्न जो है सिंप्लीफिकेशन चैप्टर का है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे।
इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो जो बॉडमास रूल होता है इसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे। जो बॉडमास रूल होता है इसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे। वैसे मैं आपको ये वाला टॉपिक आपको पढ़ा चुका हूँ, बॉडमास रूल। अगर आप चाहे तो यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं बॉडमास रूल बाय सुजीत सॉल्यूशन, तो वो क्लास आपको मिल जाएगी। यानी सबसे पहले लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट तोड़ते, ये ऑफ होता मतलब का मतलब गुणा होता है, फिर डिवीजन करते, फिर मल्टीपल करते, फिर ऐड करते, फिर लास्ट में क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। अब यहां से देखेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, गुणा करेंगे कि डिवाइड करेंगे। आप कहेंगे सर पहले मल्टीपल तो बाद में आएगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे। सबसे पहले डिवीजन करेंगे, ये बाद में आ जाएगा, ठीक है। ये जो मल्टीपल का साइन ये बाद में करेंगे। तो इस दोनों का क्या करेंगे, आप डिवाइड करेंगे। पहले इसको सॉल्व करेंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे यहां से, तो ध्यान से देखिएगा मेरी बात को, ये 7/2 तो रहेगा ही, लेकिन अगर ये डिवाइड का साइन है, अगर आप इसको गुणे के साइन में लिखना चाहते तो ये पलट जाएगा। 2 कितना हो जाएगा, 5, पलट के कितना हो जाएगा, ये 2/5 हो जाएगा। क्लियर है। और ये कितना दिया गया, 3/2 दिया गया। इतना क्लियर है। अब देखेंगे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो गुणा करेंगे, यहां से भाग करें। आप बताएंगे सर गुणा भाग नहीं करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को तोड़ेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को तोड़ेंगे, यानी ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, 15/4 मिलेगा। 15/4 मिलेगा। और ये जो डिवाइड का सिंबल है, अगर आप इसको गुणे के साइन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जो डिवाइड का सिंबल है अगर आप इसे गुणे के साइन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसका मान कितना है, 15/4 ना। तो ये क्या होगा, 15/4 पलट जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा और 15 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे और देखिए ये भी दिया क्या, इसको भी लिख लिए। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते क्या, 5 हो गया, और ये इसका जो 0.25 है इसका मतलब कितना होता है, 1/4 होता है। तो 5 एकम 5, सॉरी 5 चौको 20 है, कितना हो गया, 21। 21 बटे कितना लिख सकते हैं हम लोग, 4 लिख सकते हैं। क्लियर यहां तक। अब देखिए इसके बाद करना क्या, आपको कट रहा है तो काटिए, ये इससे कट जाएगा। और कुछ कट रहा है क्या, आप कहेंगे नहीं कट रहा है, लेकिन ये देखिए कट रहा है तो काट दीजिए, इससे भी काट दीजिए, और तो कट नहीं रहा। अब यहां से देखेंगे, यहां से क्या करेंगे, 7 3 का 21, 21 बटे कितना हो जाएगा, ये 10, 21/10। और ये 7 दूना 14, 14 बटे कितना मिलेगा, 15, 14/15। लेकिन जब ये पलटेगा, यानी ये पलटेगा, यानी 4 अंकों में है कि नहीं, ये इस तरह से। कहने का मतलब ये 21/10 है और 14 बटे कितना है, ये 15 है। ये पलट के ऊपर चला जाएगा, इसका इसमें गुणा करते कि नहीं करते, तो ये पलट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 15/14 हो जाएगा। अब देखिए ये जो डिवाइड का सिंबल है, अगर आप इसे मल्टीपल के साइन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो 14 बटे कितना हो जाएगा, सॉरी 4/21, 21 से 21 कट गया। अब देखिए 5 से कट रहा है तो ये 5 से कितनी बार में कटेगा, 3 बार में। और ये 5 दूना 10, 2 से काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे तो 7, कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 3/7 मिलेगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये प्रश्न देखिए सिंप्लीफिकेशन का है तो थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है इसको सॉल्व करने में, तो सी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 18 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक मेज को यानी कुछ रुपए में बेचने पर 4% अधिक प्राप्त होता है। 1800 रुपये की तुलना में इसे 1700 रुपये में बेचकर इसका लागत पूछा गया। इस प्रश्न का मतलब ये है कि अगर एक मेज है, इस मेज को इतने रुपए में बेचने की बजाय अगर इसे इतने रुपए में बेचा जाए तो 4% का क्या होता है, अधिक लाभ होता है। तो पूछा क्या, मेज की लागत मूल्य आपसे पूछेंगे। सबसे पहले अगर देखेंगे ये बेचना कितने में, पहले कितने में बेच रहा था, ये 1750 रुपये में बेच रहा था। जब ये 1750 रुपये में न बेच करके ये इतने रुपये में बेच रहा 1800 रुपये में, तो इसे कितने रुपये अधिक मिल रहा है, परसेंटेज में तो 4% अधिक मिल रहा है, लेकिन रुपए में कितना रुपये अधिक मिल रहा है, आप बताएंगे 50 रुपये अधिक मिल रहा है। परसेंटेज की बात करेंगे तो 4% अधिक मिल रहा है, रुपए में इतना, तो 4 से इसमें डिवाइड करेंगे और 100 का मल्टीपल करेंगे, आपका क्या आ जाएगा आंसर, ये कितना मिलेगा 25। और इसमें करेंगे तो 25 बच्चे कितना होता है 125, 1250 रुपये। जो मेज की लागत मूल्य है वो कितना आ गई 1250 रुपये। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 19 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया,
5 घंटियां एक साथ टोल शुरू होती हैं और क्रमशः 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड के अंतराल पर टोल लगती हैं। 30 मिनट में वे कितनी बार एक साथ टोल करते हैं, आपसे ये पूछा गया। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस का सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट मैं आपको एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर में पूरा बता चुका हूँ। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ चैप्टर मैंने आपको पूरा कंप्लीट पढ़ा दिया है। लगभग मुझे लगता है कि 5.5 घंटे की क्लास मैंने आपको दी है। 21 दिन 21 मैराथन वाले जाकर के चेक करेंगे तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इनका एलसीएम निकालते हैं। इनका एलसीएम निकालेंगे, इनका अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो कितना नंबर दिया गया, 2 दिया गया, 4 दिया गया, 6 दिया गया, 8 दिया गया, 10 दिया गया। सबसे पहले ये चेक करिए क्या इनमें कोई छोटी संख्या किसी बड़ी संख्या को पूरा काट रही है क्या। आप कहेंगे हाँ सर। देखिए 4 जो इसको काट रहा है इसको भी काट रहा है, तो इसको हटाइए। 4 इसके अंदर पहले से ये किसी को भी काट रहा है तो आप हटा देंगे। देखिए 4 से ये यानी 4 इसको काट रहा है, इसको भी हटाइए। कहने का मतलब इसके अंदर 4 है, इसको काटिए। 2 नंबर तो समाप्त हो गए। अब इनका क्या करेंगे, आप एलसीएम निकालेंगे। तो क्या करें, किसी 2 नंबर को पकड़िए। मैं इन दोनों को पकड़ ले रहा हूँ, 6 और 8 को। वह बड़ी से बड़ा नंबर कौन सा जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, आप कहेंगे 2। तो 2 से किसी को काटिए 3 बार। 8 3 कितना हो गया, 24 और ये कितना बच गया, 10। अब इनका एलसीएम निकालना है तो वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, आप कहेंगे सर 2 है। 2 से काटेंगे तो 12। अब इनका जब मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120। यानी इनका एलसीएम कितना आ गया, 120 आ गया। इनका जो एलसीएम है 120 आ गया। आप चाहे तो देख सकते हैं कि एलसीएम 120 आ गया। और ये किस में है, आप बताएंगे सर ये सब सेकंड में है। किस में है, ये सेकंड में है। सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 यानी कितना आ जाएगा, ये 60 यानी कितना आ जाएगा, ये 2 मिनट आ जाएगा। आप बता सकते हैं कि हर एक घंटिया क्या होती है, यानी कि 2-2 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। ठीक है, यानी 2-2 मिनट के अंतराल पर ये घंटियां बजती हैं। और पूछा कि 30 मिनट में वे कितनी बार बजेंगी। अगर 2-2 मिनट के अंतराल पर बजती हैं तो 30 मिनट के अंतराल पर कितने बजेंगे, इससे क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। जो 30 है इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 15 बार। 15 बार। लेकिन इसमें एक और जोड़ेंगे। क्यों एक जोड़ेंगे, इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको पूरा डिटेल में 21 दिन 21 मैराथन वाली क्लास में बता चुका हूँ। क्यों जोड़ेंगे पूरा आपको प्रूव करके दिखाया था वहां पे आप। ठीक है, उस क्लास को एक बार जरूर से देख लीजिएगा, एलसीएम और एचसीएफ वाली। तो इसका देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 16। तो डी ऑप्शन इसका मैच कर रहा। प्रश्न नंबर 20 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। देखिए प्रश्न नंबर 20 में ये इस तरह से दिया गया और इसका मान पूछा है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर मैं मान लो ये कोई नंबर है, अब इसकी पावर कितना x कर दूं और इसकी भी पावर कितना कर दूं, y कर दूं और इस तरह से पावर कितना कर दूं, z कर दूं। देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये नंबर लिखेंगे और सभी पावर का आपस में क्या करेंगे, मल्टीपल कर देंगे, x y z। यही आपको करना है। तो यही प्रोसेस हम लोग सेम यहाँ पे भी करेंगे। तो 2 तो आप लिखेंगे ही। अब इन सभी का क्या करेंगे, आपस में मल्टीपल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो 2 की पावर 8 देखिए सी ऑप्शन का मैच करा। बस अब रहने दे रहे हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि देखिए अभी भी जिन लोगों को अगर कोई चैप्टर पढ़ना है तो 21 दिन 21 मैराथन जो क्लास है यानी जो प्लेलिस्ट है उसको एक बार आप जरूर से देख लीजिएगा। और मुझे आप कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।